नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बॉस 2013 में आज बात करेंगे राजस्थान के रण की कि वहां पर बगावत आखिर क्यों और आखिर कौन कर रहा है वहां पर बगावत। इस बारे में भी आज हम इस पूरे शो में बात करेंगे, बॉस 2013 के शो में। पार्टी में गुटबाजी और बगावत आम है, लेकिन इस बार 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता बगावत पर उतारू हो गए हैं। बात राजस्थान की जाए तो यहां भी हालात ठीक नहीं है। दोनों ही पार्टियों में बगावत खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में जीत के दावे खोखले ही साबित होंगे। राजस्थान के रण में जीत किसकी होगी, वो तो मतदान और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अपने ही कार्यकर्ताओं से जंग लड़नी पड़ रही है। असंतुष्ट कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हो गए हैं। ये हाल दोनों ही पार्टियों में नजर आ रहा है। एक समय बसपा की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राजकुमार शर्मा को इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जबकि राजकुमार गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय मैदान में उतरकर कांग्रेस के ही प्रत्याशियों को हराने का संकल्प उन्होंने ले लिया है। तो वहीं बीजेपी में बगरू झोटवाड़ा क्षेत्र से भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से अनिल शर्मा को टिकट न देकर नरेंद्र नागर को टिकट दे दिया गया है। ऐसे में गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर कर प्रत्याशी के विरोध में खड़े हो गए हैं और टिकट न मिलने पर वसुंधरा राजे पर ही पैसे को लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान की राजनीति में दोनों ही पार्टियों में विद्रोह साफ नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में राजनीति की टक्कर से पहले अपनी ही पार्टी के बागी नेताओं से लड़ना पड़ रहा है। एसएमबीसी इनसाइट के लिए जयपुर से ब्रजेश व्यास की रिपोर्ट। तो किस तरीके से यहाँ पर गुटबाजी नजर आ रही है, लगातार विद्रोह झेलना पड़ रहा है दोनों ही बड़ी पार्टियों को, अपने ही कार्यकर्ताओं का, अपने ही मंत्रियों का जो उनके साथ पहले रहे हैं, क्योंकि टिकट जो बांटे गए हैं इस बार बड़ा ही थोड़ा सा जो इनका समीकरण बने हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इन्होंने किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो इस एक तरीके से दोनों ही पार्टियों में राजस्थान में बगावत की बू नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या दोनों पार्टियां वहां पर जीत पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश व्यास। तो ब्रजेश, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावत के सुर उठने लगे हैं, विद्रोह किया जा रहा है अपनी ही पार्टी के द्वारा, अपने ही बंदे, पार्टी के ही लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं बताऊं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का बंटवारा हुआ और 176 सीटों के ऊपर जब उन्होंने वो किया, जारी किया, नामों का खुलासा हुआ, उसके साथ ही विरोध के सुर अगले दिन ही सुनाई देने लगे। और तो आपने जो अभी कहा बिल्कुल सही बात है कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो क्षेत्र है झालावाड़, वहां पर 4 में 1 में वो खुद है, ये अभी वहां से रही है झालरापाटन से, और बाकी 3 जगह खानपुर में अनिल जैन विरोध में उतरे आए। वहां आपके डग विधानसभा क्षेत्र है, वहां सुनीलता आर्य विधायक रही थी, वो विरोध में उतरी आई। दूसरी जगह पर कंवरलाल मीणा जो है मनोर थाना में दिया गया उनको, वहां जगन्नाथ वर्मा के समर्थक विरोध में उतरी आए। यानी जो खुद शत्रप थे, जिनके हाथ में कमान थी, उनका इतना विरोध, उनके निर्णय का इतना विरोध हो रहा है, और वो उनके जिले में, क्योंकि खास तौर पर उनको बाहर रहना होता है और बाहर रह करके बाकी पूरे राज्य को देखना होता है। लेकिन अभी जो समीकरण है और जो बगावत के जो सुर सुनाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे मामले में खुद जो है बड़े नेता अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों के विरोध के साथ
गिर जाएं। तो देखो ब्रजेश, यहाँ पर सवाल उठता है कि लगातार नेता कहते रहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से स्थिर है और हम सब मिलकर काम करेंगे, मगर लगातार ये गुटबाजी नजर आई, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और राजस्थान में गुटबाजी और बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये और मैं आपको एक बता देना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों में ये संकट है और दोनों ही जगह कांग्रेस में उनके वहां से नवलगढ़ से विधायक रहे हैं और मंत्री बने, राजकुमार शर्मा चिकित्सा मंत्री रहे, वो विरोध मुक्त रहे, उनको टिकट नहीं मिला है तो, और उसके बाद में दूसरी जगहों पर भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं कांग्रेस में। तो ये दोनों ही पार्टियों में हालात है और ये तब है जब अभी दूसरी सूची आनी है। अभी वो दूसरी सूची जैसे ही जारी होती है तो आप ये मान के चलिए कि विरोध और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक फिर भी बागी ये सोच के बैठे हैं कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं हो सकता है हमें कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए। ये लुभावना एक चाशनी उनके सामने है कि कहीं हमें दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब ये दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी और एक भी सीट नहीं बचेगी तब और मुखर होकर के आएंगे बगावत के सुर। तो यहाँ पर ब्रजेश, यहाँ पर दोनों ही पार्टियां लगातार दम भर रही हैं सत्ता में आने का। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि वो राजस्थान में सत्ता में वापसी करे, दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि वहां पर वो सत्ता का हथिया ले। मगर अगर इस तरीके से लगातार गुटबाजी चलती रही तो आखिर ये कैसे वहां पर सत्ता में आ पाएंगे? देखिए, यहाँ हमको ये देखना होगा कि कौन अपने बागियों को, अपने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो विरोध के सुर हैं उनको थाम पाता है। जो दल अपने लोगों को अच्छे से मना पाएगा, अच्छे से विरोधियों को रोक पाएगा, वो ही दल जो है वो अच्छे से वोट कास्ट करवा पाएगा अपने पक्ष में, और वही सरकार के लिए जो बनने की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की यहाँ बाकी ज्यादा रहे तो उससे नुकसान रहेगा, और अगर बीजेपी में रहे तो वहाँ उनको नुकसान देगा। तो सारा कुछ निर्भर करेगा कि अपने स्तर पर कौन कितना काम कर पाता है। जी ब्रजेश, कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है इन्हें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोनों ही पार्टियों को, अगर ये लगातार इसी तरीके से चलती रही। अगर यहाँ बात करें हम गहलोत सरकार के कार्यकाल की, तो यहाँ पर क्या आउटपुट मिलता है गहलोत सरकार को, कांग्रेस को वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार के आउटपुट की जहां बात करें तो आउटपुट तो मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा आउटपुट क्योंकि सरकार ने काफी जन कल्याणकारी काम किए हैं, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा रहता है। जो सरकार काम करती है 5 साल, उसको लेकर के और कहीं न कहीं रोष रहता है। ये एक बड़ा मामला रहेगा कांग्रेस के लिए कि वो एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह कंट्रोल करती है। तो ब्रजेश, लगता है कि अगर इन दोनों पार्टियों में लगातार यूं ही गुटबाजी चलती रही, जिस तरीके से विद्रोह के सुर उठ रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरी कोई पार्टी ले जाएगी या तीसरा कोई दल जो है? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह है कि पिछली बार कोई भी मामले में अगर कहीं नुकसान हुआ तो वो तीसरा दल जो भी रहा, वो जनता दल रहा हो या और कोई शक्ति रही हो, कम्युनिस्ट पार्टियां, उनको लाभ मिला। लेकिन इस बार पूरे मामले को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता थे किरोड़ी लाल मीणा, और उन्होंने एक पार्टी बनाई पीएन संगमा के साथ मिलकर के, और वहां लोगों को सारे जितने बागी हैं वो वहां ध्रुवीकृत हो रहे हैं, वहां पोलराइज हो रहे हैं। और ये अगर पोलराइज होते हैं, इकट्ठा एक जगह जाते हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा, खास तौर पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर जो गुटबाजी नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। और जो क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ के जो राजनीतिक दल जो उभर कर आ रहे हैं, अगला दल जो तीसरे मोर्चे की बात हमेशा होती रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राजस्थान में वो लोग उठा सकते हैं इन दोनों की गुटबाजी के चलते। तो ब्रजेश, कि कांग्रेस जो है लगातार दावे करती रही है अपने फूड सिक्योरिटी बिल को वहां पर गिनवाते रही। जो राहुल गांधी की वहां पर रैलियां हुई है, कांग्रेस सोनिया गांधी ने भी रैलियां की मध्य प्रदेश में, तो वो भी वहां पर लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनवाती रही। तो कैसे लगेगा कि राजस्थान में सत्ता इनकी वापसी होगी वहां पर? देखिए, ये ही एक बड़ा इशू है कि क्या वो जो जन कल्याणकारी जो कदम उठाए गए और सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए, क्या जनता उनको काउंट करती है या नहीं करती? वो सारे काम वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं हो पाते? यही एकमात्र राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर के वो आप में कि कितना काउंट हो पाता है। कई बार इस तरह के कामों का बहुत अच्छा असर होता है, कई बार वोटर उसको काउंट नहीं करता है। चलिए ब्रजेश, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समीकरण जो भी होंगे चुनाव के बाद ही पता चलेंगे किसको सत्ता मिलती है और कौन बाहर होता है, कौन किसे विपक्ष में बैठना पड़ता है। अब हम बात करेंगे, ब्रजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा जानकारी देने के लिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान के देवली उमरिया विधानसभा की, कि वहां पर आखिर क्या हालात हैं।
राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी करना चाहती है, लेकिन उनकी राह आसान कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां विकास पहुंचा ही नहीं। ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। चलिए आपको दिखाते हैं देवली विधानसभा क्षेत्र का हाल। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के विधायक राम नारायण मीणा को विधानसभा उपाध्यक्ष पद तक पहुंचा दिया, लेकिन विधायक ने अपना तो विकास किया, लेकिन क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। आज भी यहाँ कई वार्ड हैं जहाँ नल कनेक्शन तक नहीं है, और जहाँ कनेक्शन है वहाँ पानी नहीं आता। सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। ऐसे में जनता का आक्रोश विधायक के खिलाफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि यहां से दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इसके पहले ही जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुरी ऐसे हैं कि जो ये आवास योजना के आगे इनके पैसे वो भी पास हुए हैं ना, जो मतलब डबल मंजिल वालों को तो पैसे पास कर रही है ना, और जिनके कच्चे मकान है ना उनके पैसे पास नहीं कर रही है। हमें नमो नारायण जी के पास भी गए थे, यहाँ बावड़े चौक में जो वहाँ भी गए थे, उन्होंने साइन भी किए थे, मोबाइल नंबर भी दिया था। उसके बाद में वहाँ नगर पालिका में जाके हमने दरखास्त दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। कि जैसे ये जो काम करते हैं ना तो वो पैसे बीच में खा जाते हैं और गरीबों तक पैसे नहीं पहुँचते हैं। बूढ़े आदमी क्या काशी पर। अच्छा, मकान कच्चो पक्को मकान बनावा की सरकार करी है। जो काहे वो पक्को मकान बने न बने मारा मां का पानी की स्थिति काहे छे। यहाँ लड़की भी परेशानी आओ तो भाभी भाभी वहाँ जाओ तो ले भाभी सपन जी का एड मार बाला जी एड खाए परेशानी आओ तो बहुत दुखी। नल पानी की सुविधा लेटरिंग भी कोने काहे भी बने तो पानी के लिए जलदार विभाग में गया तो काहे किया वहाँ खाए नकरी मांगी तो व्यवस्था यार। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक स्थानीय प्रत्याशी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र में राजपा प्रदेश अध्यक्ष किरोड़ी लाल मीणा का असर भी साफ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने जीत के दावे कर रही है। हमारे वर्तमान विधायक जो राम नारायण मीणा हैं, उन्होंने उनियारा क्षेत्र की उपेक्षा की है। उनियारा क्षेत्र में शिक्षा में, अस्पताल, चिकित्सा में और अन्य पेयजल व्यवस्था, सड़क इतने में किसी पर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी जातिगत आधार पर ही अपने उस क्षेत्र का विकास नाम पर गौण रहा है। अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, और उनियारा क्षेत्र की सड़कों की जो स्थिति है वो यह हालत है कि यहाँ से टोंक जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये हर जगह होता है, हर कार्यकर्ता की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार के जो कार्य थे उनसे जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है और दोबारा देवली उनियारा के अंदर कांग्रेस का विधायक जीत कर आएगा। कांग्रेस के लिए देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अलावा ऐसी कई सीटें हैं जहां गहलोत का असर नजर नहीं आ रहा। ये दूसरी बात है कि कई पार्टियां यहां जीत का दावा जरूर कर रही हैं। एसएमबीसी इनसाइड के लिए उनियारा से निर्मल गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि देवली उनियारा विधानसभा है, वहाँ के भी हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से वहाँ के लोग खासे नाराज हैं। वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है और बहुत सारे कृत्य हैं जिनकी वजह से वहाँ की आम जनता परेशान है और कांग्रेस से बिल्कुल आक्रोश में दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निर्मल गुप्ता देवली उनियारा से। जी निर्मल, जिस तरीके के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि वहाँ पर जनता का क्या मापदंड बैठ रहा है वहाँ पर? जी नकुल जी, यहाँ का जनता का ये है कि अभी तक यहाँ पे दोनों पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं।
अभी ये देख रही है कि कौन सी पार्टी के विधायक किसको टिकट देती है। वैसे यहाँ पे एंटी मीणा मतदाता एंटी मीणा के विरोध मतदान करने के सोच रहे हैं, क्योंकि पहले का जो विधायक रहे हैं उन्होंने अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र के लोगों के यहाँ पे विकास कार्य करवाए हैं। और जो यहाँ पे उनियारा कस्बे की बात है, यहाँ उनियारा कस्बे में आज तक एक भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। जनता उनको नकार रही है और बहुत लोगों में नाराजगी है। तो क्या लगता है यहाँ पर, क्या बीजेपी अगर यहाँ पर आएगी तो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, घोषित प्रत्याशी हैं, क्या वो यहाँ पर आके विकास करेंगे? मैं आपको बता दूं कि अभी तक ना बीजेपी ना कांग्रेस ने किसी ने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ पे यह है कि कौन देखेगा, कौन को टिकट देगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो निर्भर करता, मगर जो आम जनता का मिजाज है, मुझे नहीं लगता कि आम जनता चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर अभी बाइट सुनी आम नागरिकों की, तो उनका खासा आक्रोश है उनमें, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, उनके पास पानी अगर है, कनेक्शन है, तो पानी आता नहीं है वहाँ पर, और सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता है वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये बात सही है जी कि बिल्कुल सही है कि यहाँ की हालत खस्ता है। यहाँ पे टोंक 36 किलोमीटर पड़ता है, टोंक में इतने कोई जाता है तो खड्डे इतने हैं कि उनको परेशानी है। 1 घंटे का सफर 2.5 घंटे में सफर मोटरसाइकिल से होता है। और इतने परेशानी है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल है परंतु स्कूल में अध्यापक नहीं है। यहाँ पे कम से कम इस 1 साल की बात नहीं है, जब से विधायक राम नारायण जी बने, जब से 5 साल की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब साफ तौर पर जो आम जनता है वो आम सुविधाओं से मरहूम है वहां पर कांग्रेस के राज में। और अच्छा, एक चीज और, एक सवाल और मेरा निर्मल आपसे, कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा दल है, तीसरा दल है कांग्रेस बीजेपी के अलावा, तो कौन सा दल है जो यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है? पूर्व गृह मंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने वसुंधरा जी से मिल चुके हैं। हो सकता है कि वो यदि उनको टिकट देते हैं तो वो उनको टिकट वो अपने यहाँ से इलेक्शन फाइट करेंगे। कौन सी तीसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ निर्मल, यहाँ पर मैं तीसरी पार्टी की बात करूंगा। तीसरी पार्टी का कोई और, कांग्रेस बीजेपी के अलावा कौन सी तीसरी पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है? ये राजपा ये देख रही है कि बीजेपी प्लस कांग्रेस में किसको कैंडिडेट बनाते हैं जी, क्योंकि माली समाज भी और गुर्जर समाज भी नाराज है जी। तो कहीं ना कहीं निर्मल यहाँ पर गुटबाजी भी नजर आ रही है साफ तौर पर, और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, इसका फायदा यहाँ पर भी शायद कोई तीसरा दल लेकर जाने वाला है। ये तीसरी पार्टी को इसमें यहाँ से फायदा मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। जो भी आएगा तीसरी पार्टी में उभर के, परंतु ये देखेंगे कि किसको दिया जा रहा है। वो कोई मजबूती आदमी आएगा उसको बिल्कुल 100% उसको सफलता मिलेगी। चलिए निर्मल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो देवली उनरिया विधानसभा में भी कुछ ऐसे ही हाल है, वहाँ पर ना पानी की सही व्यवस्था, ना चिकित्सा की सही व्यवस्था, ना रोडों की सही व्यवस्था है, और आम जनता पूरे तरीके से वहाँ पर त्रस्त है शासनकाल से। तो आखिर कैसे होगा वहाँ का विकास, कौन करेगा वहाँ का विकास, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बात करेंगे छबड़ा विधानसभा की। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह संघवी ने नामांकन भरा, वहीं राजपा के प्रत्याशी मान सिंह धनौरिया भी धूमधाम के साथ हजारों की संख्या में नामांकन जमा करने पहुंचे। तो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर्चा भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मगर जब ये मौसम आता है, चुनावी मौसम, तो आम जनता को क्या मिलता है? वादे और दावे। मगर जब फाइनली जब वो जीत जाते हैं तो वादे और दावे सब धरे के धरे रह जाते हैं, खोखले साबित होते हैं। जिस तरीके से आम जनता इस वक्त परेशान है, जिस तरीके से अभी बताया आम लोगों ने कि हाँ हमारे साथ विकास नहीं होता, कोई क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई, तो इस तरीके से आने वाले 5 साल में क्या हकीकत होगी, क्या तस्वीर होगी इस क्षेत्र की, वो भी देखने वाली होगी। राजस्थान में बूंदी विधानसभा क्षेत्र में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बूंदी विधानसभा के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी मोहिउद्दीन ने शहर में विशाल रैली निकालकर अपना पर्चा दाखिल किया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो मोहिउद्दीन की जीत के रास्ते भी खोल सकते हैं। इस रैली में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी निकलकर सामने आया, जिसमें प्रत्याशी के समर्थन में कई कार्यकर्ता गाड़ी के ऊपर झंडा लहराते नजर आए। तो लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से यहाँ पर ये रैली निकाली गई, आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी आया है सामने, तो कहीं ना कहीं इन्हें समझना चाहिए कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो ना किया जाए। कम से कम आप नामांकन भरने जा रहे हैं, अच्छी बात है, नामांकन भरिए, मगर आदर्श आचार संहिता की जो गरिमा है उसे तो ना गिराएं। तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एक तरीके से, मगर आदर्श आचार संहिता का यहाँ पर उल्लंघन करते हुए पाए गए। विकास करेंगे, काम करेंगे। जो 66 सालों से आज तक दोनों पार्टी काम नहीं कर पाई, इसलिए जनता जनार्दन अब इन दोनों पार्टियों को फेंक देगी। इसको क्या नाम से जो है कांग्रेस और बीजेपी, आज तक दोनों पार्टियों का 66 साल से यहाँ हुकूमत रही है। लुभाएंगे कि वो आपको वोट दें?
हम जनता को लुभा रहे हैं। देखो आप कार्यकर्ताओं का हुजूम, आज जनता जनार्दन को हमारे ऊपर विश्वास हुआ है। जनता जनार्दन को लुभाएंगे कि जनता आपको वोट दे? जनता को आज हमारे ऊपर विश्वास है, हम काम कर रहे हैं जनता के लिए, इसलिए जनता जो है हमें वोट देगी, वोट करेगी। राजस्थान के रण में राजस्थान विधानसभा के चुनावी समर में करौली जिले से नेशनल ग्रीन पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी मोहर सिंह मीणा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने के बाद उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोहर सिंह मीणा ने कहा, अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो विकास की गंगा बहा देंगे। तो यहां पर विकास की गंगा बहाने की बातें सभी करते हैं, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य दल का हो, मगर नामांकन भर दिया, चुनाव जीत गए, उसके बाद कौन सी विकास की गंगा बहनी है ये तो आम जनता भी जानती है अच्छे तरीके से, और ये जो समाज के ठेकेदार हैं, नेता हैं, वो लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और यहां पर विकास के दावों की बात भी की जाती है। सभी नेता विकास के दावों की बात करते हैं। तो इस वक्त वहां पर समीकरण क्या रहेंगे, इस बारे में हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र, करौली से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र, वहां पर चुनावी समीकरण क्या है? क्या वहां की जनता खुश है कांग्रेस के शासनकाल से, या फिर वो एक बदलाव चाहती है? जी देखिए, करौली जिले के जो हालात हैं वो एक जाति समीकरण का मामला है, वो थोड़ा सामने आ रहा है जी। क्योंकि यहाँ मीणाओं के वोट हैं वो मीणाओं की तरफ हैं, जो गुजरों के वोट हैं वो गुजरों की तरफ हैं, और यहाँ हालात देखे जाते हैं तो लोगों के अंदर एक बहुत बुरा एक जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है कि ये जाति समीकरण मामला लेकर यहाँ विकास का मामला बिल्कुल गोल आकृति में दिखता है जी। यहाँ पर भाजपा लगातार बात करती है विकास की, और सब दलों को जो सारे दल हैं सबको एक साथ, सारे वर्गों को एक साथ जोड़कर आगे चलने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बात करती है इसी बात की। तो यहाँ पर ये जातिगत समीकरण क्यों निकल कर आ रहे हैं सामने? जी देखिए, लोगों के हाल जो है, लोगों का कहना यहाँ के करौली जिले वासियों को यही है कि ये लोग चुनाव आते ही ये अपनी एक जातिवाद की गंगा में बह जाते हैं, अपना गंगा में बह जाते हैं, क्योंकि ये लोग उस चीज को नहीं देख पाते हैं कि हमें विकास कौन आदमी करा पाएगा, उस मामले को और ये लोग घूम जाते हैं। इसलिए यहाँ का विकास गोल आकृति में बना हुआ है जी। तो पुष्पेंद्र, यहाँ पर जो क्या नाम है, जो जनता का मूड है, जनता का मूड क्या कहता है, और जीत के समीकरण किसके पक्ष में ज्यादा जा रहे हैं? लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी पार्टी को नई कमान सौंपी जाए, जिससे नई तरीके से काम हो, यहाँ विकास काम हो पाए। चलिए पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के रण में आज हमने बात की बहुत सारी ऐसी विधानसभाओं की जहां पर स्थिति आज भी नाजुक बनी हुई है। कोई कांग्रेस के शासनकाल से खुश है तो कोई कांग्रेस की गलतियां गिनाता हुआ यहां पर साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने यहां पर कोई विकास नहीं किया। और एक तरफ एक दल ऐसा भी है, कुछ जनता ऐसी भी है जो कांग्रेस और बीजेपी का साथ छोड़कर एक अन्य दल का साथ यहां पर चाहती है। तो फिलहाल राजस्थान के रण में इतना ही। SMBC इनसाइड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए SMBC इनसाइड।